नाउ जो तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का है, दैट इज प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। जो एक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, खास करके याद रखना है तुमको, पब्लिक है ये, मेंबर्स नहीं है, पब्लिक है, ठीक है। तो कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 के कायदे हैं, सेबी के कायदे हैं, ठीक है ना। अलग अलग यू कैन से जो स्टॉक एक्सचेंज का तो डायरेक्टली दिखता नहीं है, लेकिन जो भी करस्पॉन्डिंग कायदे हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर तुमको डिपॉजिट लेने को मिलेगा। जैसे कॉलेज के एडमिशन के लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉलेज जाओगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करोगे, फीस भरोगे, उसके बाद एडमिशन होता है। तो वैसे ही जो डिपॉजिट्स तुम पब्लिक से ले रहे हो या लेने वाले हो, उससे पहले कुछ कानूनी प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है। उसके बाद तुम पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो। सो ऐसा कौन कौन से प्रोसीजर्स है जो पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले डिपॉजिट लेने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। तो कंपनी को सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा, ठीक है। पहला अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे, मतलब डिसीजन पास करेंगे कि उनको डिपॉजिट्स लेना है पब्लिक से। बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार, 3 महीने में एक बार होना जरूरी है। इस बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर्स आए हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखने हैं डिपॉजिट के, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और फिर जो इनिशियली बोलते हैं ना बिल्डिंग का ढांचा, या तुमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन फ्लैट्स में शेयर होल्डर्स का अल्टीमेट अप्रूवल, जैसे लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट होता है, डायरेक्टर्स लोगों ने सब बेस की तैयारी कर ली कि कितना रकम, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, कब डिपॉजिट का पैसा लेना है। सो वो लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर लिया आफ्टर डिस्कशन। उस बोर्ड मीटिंग में 2 रेजोल्यूशन पास होंगे। पहला रेजोल्यूशन होगा पब्लिक डिपॉजिट के लिए गो अहेड का, कि पब्लिक डिपॉजिट करना है। दूसरा रेजोल्यूशन होगा शेयर होल्डर्स के जनरल मीटिंग का, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होने के बाद में शेयर होल्डर्स का होता है। सो बोर्ड मीटिंग के बाद जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा। नॉर्मली इट विल बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में तो साल में एक बार होता है, सितंबर में, और उन लोगों ने नवंबर दिसंबर में प्लान किया, तो 8-10 महीने रुक नहीं सकते, इसलिए नॉर्मली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा शेयर होल्डर्स का। मतलब इस मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, 2 रेजोल्यूशन में से पहला तो पब्लिक डिपॉजिट रेज करने का डिसीजन होगा, दूसरा शेयर होल्डर्स मीटिंग का तारीख तय होगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना है। फिर शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा जाएगा कि भाई आओ आप लोग ईजीएम में और डिसीजन लो कि आपको डायरेक्टर्स को परमिट करना है कि नहीं पब्लिक डिपॉजिट का पैसा रेज करने के लिए। सारे के सारे शेयर होल्डर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आएंगे, वहां पे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है, रजिस्ट्रार। और स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब
जिसमें 3/4 मेजोरिटी लगता है। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग रहे तो 3/4 मेजोरिटी ने पास करना जरूरी है। ये 3/4 मेजोरिटी ने जो पास किया रेजोल्यूशन, ये तुमको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास भी सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि सब स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के पास फाइल होता है, सबमिट होता है। हालांकि आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, पहले जैसे जाने की जरूरत नहीं है। सो कहानी शुरू होती है बोर्ड मीटिंग से, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 रेजोल्यूशन पास करते हैं। पहला रेजोल्यूशन है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। दूसरा रेजोल्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की तारीख। फिर जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की तारीख तय कर लिया, शेयर होल्डर्स को नोटिस जाता है कि ईजीएम में आओ। शेयर होल्डर्स ईजीएम में आते हैं, अटेंड करते हैं, वोट करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट का पैसा अप्रूव करने के लिए कि रेस करना है, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, विच इज 3/4 मेजोरिटी या 75% आउट ऑफ जो भी होगा। 100 रहा तो 75 लोग। उन लोगों ने जैसे ही पास किया तो तुमको 30 दिन के अंदर ये स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। एंड इफ नीडेड आरबीआई आल्सो, बाहर से, इंडिया के बाहर से पैसा लाना है तो फेमा और आरबीआई, फेमा के क्या एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू हो जाता है, आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। अब जैसे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया, वापस बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तैयार करना है। पब्लिक है तो एडवर्टीजमेंट है, प्राइवेटली शेयर होल्डर्स है तो सर्कुलर है। तो पहला जो बोर्ड मीटिंग था, उस बोर्ड मीटिंग में पब्लिक डिपॉजिट का पैसा रेज करना है, वो वाला था। अब वो वाली बात है कि तुमने लर्निंग लाइसेंस तो ले लिया, फिर परमानेंट लिया। परमानेंट लिया तो गाड़ी तो लगेगा ना, तो गाड़ी खरीदने की तैयारी तुम करोगे। तो उसी हिसाब से जो पहला बोर्ड मीटिंग में जो पब्लिक डिपॉजिट रेज करने का डिसीजन लिया गया, फिर ईजीएम बुलाया गया, ईजीएम में डिसीजन वो आ गया 3/4 मेजोरिटी। उसके बाद वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग बुलाया जाएगा, जिसमें जो ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट है वो तैयार होगा। याद रखो, एडवर्टीजमेंट बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, क्योंकि तुमको जो 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, यदि उसमें कुछ भी गलत पाया गया, जो कि ऐसा लगा कि डेलिबरेट है, तो डायरेक्टर्स अरेस्ट भी हो सकते हैं और 5 साल कहीं पे डायरेक्टरशिप कर भी नहीं पाएंगे। ये सेबी के कायदे हैं। सो एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी मजाक नहीं है, इनको 10 बार चेक करना पड़ता है। हालांकि जो ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट है वो खुद नहीं बताएंगे, वकील बनाएंगे, लेकिन एडवर्टीजमेंट में क्या होगा, कौन कितना रकम, कौन सा तारीख, टर्म्स एंड कंडीशंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कब लौटाएंगे, ये सब चीजें। तो इस बोर्ड मीटिंग में ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट तैयार होगा, और जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है बाय लॉ, यदि कोर्ट का कोई केस चल रहा है, सब तुमको बताना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट में, तुम छुपा नहीं सकते। बाद में पकड़े गए तो गुनाह माना जाता है, इसलिए पहले से ही सब इंफॉर्मेशन करेक्टली तुमको देना पड़ेगा। और जैसे ये ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट पूरे तरीके से तैयार होता है, ये ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स तुम खुद के हिसाब से बनाओगे, बट कंटेंट कायदे के हिसाब से होगा। कायदे के हिसाब से मतलब क्या क्या डालना है, कि कितना रकम, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना टाइम फ्रेम, ठीक है ना। सो टर्म्स एंड कंडीशंस जो होगा वो बाय लॉ होगा, बट कंटेंट मतलब तुम डालोगे, बट उसका सीक्वेंस लॉ के हिसाब से होगा। सारे के सारे डायरेक्टर्स इसको साइन करेंगे, क्योंकि फिर ये जाएगा रजिस्ट्रार के पास। अब जब तुमको पब्लिक डिपॉजिट का पैसा आना है, तो तुमको बैंकर को भी तो अपॉइंट करना पड़ेगा कि भाई ये एक अलग से अकाउंट है जिसमें सारा पब्लिक डिपॉजिट का पैसा है। ठीक है ना। नॉर्मली तो ये बैंकर नेशनलाइज्ड बैंक होगा, जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ठीक है ना। सो अपॉइंट बैंकर। फिर तुमको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। अब ये क्रेडिट रेटिंग मैंने तुमको बताया था कि क्रिसिल करके क्रेडिट रेटिंग
एजेंसीज जो है, इकरा है, केयर है, बहुत सारे प्राइवेट भी है, 10-15 तो ऐसे ही मिल जाएंगे तुमको इंडिया में। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है, जैसे मैंने तुमको कल फ्रिज का एग्जांपल दिया था सॉरी, कि फ्रिज खरीदने से पहले या एसी खरीदने से पहले आजकल एक नया स्टार का सिंबल है, लाल कलर में सफेद आई थिंक स्टार रहता है। सो 5 स्टार मीन्स सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, 3 स्टार मतलब ज्यादा, और एक मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। लोगों को इससे, अब टेक्निकल तो अपन लोग नहीं है, 5 स्टार देखेंगे तो अपने को लगेगा हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम करता है। उसी हिसाब से पब्लिक को जानना है कि कंपनी जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो लोग क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए दिया मतलब सब प्रकार से अच्छी है, मैनेजमेंट से अच्छी है, फिनेंशियल अच्छी है, प्रोडक्शन परचेज सब बराबर है अपनी जगह पे। सो ऐसे 8-9 रेटिंग होता है, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, फिर सी और डी, ऐसे करीबन 8 रेटिंग रहते हैं कंपनी को। डी मतलब वहां डूबने का पूरा चांस है तुम्हारा पैसा। अब सीधी बात है, डी रेटिंग दिया तो कोई पैसा देगा ही नहीं कंपनी को, सीधा हिसाब है ना। तो इसलिए कंपनी सब तैयारी करके रखती है कि रेटिंग हाईएस्ट मिले, उसमें फ्रॉड तो नहीं हो सकता, डिटेल्स तो सब रख देना पड़ेगा। अब एक्चुअली अब डिपॉजिट ट्रस्टी का नंबर बाद में आता है, लेकिन फिर इन्होंने पहले दे दिया। डिपॉजिट ट्रस्टी कौन, एक इंसान या ज्यादा हो सकते हैं जिनके साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करती है, कि जब कंपनी कर्जा लेगी, जैसे मैंने बताया था, पब्लिक डिपॉजिट्स या तो गिरवी होगा या सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा, बराबर है। तो यदि सिक्योर्ड है तो तुमको अपने संपत्ति गिरवी रखने पड़ेंगे। अभी 10,000 लोग हैं तो सबको, सबके साथ कैसे ट्रीटमेंट तुम करोगे, तुम डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करोगे, उसके साथ एक एग्रीमेंट करोगे, उस एग्रीमेंट को ट्रस्ट डीड बोलते हैं, जिसके तहत तुम मेंशन करते हो कि हम जमीन बिल्डिंग ये गिरवी रखेंगे। अभी गिरवी रखा नहीं है, पैसा आने के बाद 1 महीने के अंदर गिरवी रखना पड़ता है, क्योंकि गिरवी रखा बाद में कैंसिल हो गया तो वेस्ट हो जाएगा ना। सो कंपनी अंडरटेकिंग देती है कि हम इंटरेस्ट नियमित देंगे और ठीक से टाइम में लौटाएंगे, नहीं लौटाएंगे तो डिपॉजिट ट्रस्टी डिपॉजिट होल्डर्स का मीटिंग बुला के वो संपत्ति बेच के अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ले सकते हैं। सो एक्चुअली प्रोसीजर ऐसा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है रजिस्ट्रार के पास जाता है, रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद 30 दिन के बाद तुम डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड करते हो, और वो उसके 7 दिन बाद तुम आ, बोलते ना न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, ऐसा इसका कायदा है। सो सीक्वेंस इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बट ठीक है तुम इसी सीक्वेंस में जाओ, ये जो फाइल कॉपी पहले आना चाहिए जैसे। अच्छा, डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालना जरूरी है एडवर्टीजमेंट इश्यू करने से पहले, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फिलहाल कायदे से हटा दिया गया। डिपॉजिट ट्रस्टी और डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है वो जरूरी है, लेकिन बाद में कंपनीज एक्ट और अमेंडमेंट जो हुए उसके तहत नाउ तुमको डिपॉजिट इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, जो स्मॉल डिपॉजिटर्स है, स्मॉल डिपॉजिटर्स किसको बोलते हैं, जो 20,000 से कम पैसा डालते हैं उनको स्मॉल डिपॉजिटर्स बोलते हैं। सो तुम एडवर्टीजमेंट इश्यू करने से पहले पूरा का पूरा जो इश्यू का रकम है 50 लाख का या 1 करोड़ रुपया, उसका इंश्योरेंस निकालोगे। ये 1 या 2 करोड़ रुपए का हफ्ता आता है साल का, ठीक है ना, तो दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, एक बार रीड कर लो यहां तक। तो एक्चुअली इसका सीक्वेंस बहुत सिंपल है। पहले क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में दो चीज तय होगा। कौन सा दो चीज, पहला पब्लिक डिपॉजिट रेज करना है, दूसरा शेयर होल्डर्स का मीटिंग दैट इज ईजीएम का तारीख। ईजीएम के तारीख में ये लोग शेयर होल्डर्स 3/4 मेजोरिटी दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन से कंफर्म करेंगे, फिर वो कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा, वापस से बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा,
बोर्ड मीटिंग में ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट तैयार होगा जिसमें हर एक डायरेक्टर साइन करेगा, मतलब ऑथेंटिकेट करेगा। कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन उसमें रहा तो सारे डायरेक्टर्स जवाबदार रहेंगे। तुमको बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा जो जो पैसा रिसीव करेगा तुम्हारा डिपॉजिट्स का। उसके बाद तुमको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा एजेंसीज से, अलग अलग सारे एजेंसीज ने कोई भी एक चुनो। फेमस क्रिसिल बहुत फेमस है इंडिया में, काफी पुराना है, और नवे नवे भी बहुत है, प्राइवेट भी बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको। फिर डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट कर लो कि भाई, एग्रीमेंट को ट्रस्ट डीड बोलते हैं, जिसके तहत कंपनी बोल रही है कि पैसा आने के बाद 1 महीने के अंदर हम संपत्ति गिरवी रखेंगे, लैंड या बिल्डिंग या मशीनरी। जिसके तहत हमने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं दिया तो डिपॉजिट ट्रस्टी डिपॉजिट होल्डर्स का मीटिंग बुला के, ठीक है, वो संपत्ति बेच के अपना पैसा वसूल सकते हैं। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालो, 1 से 1.5 तक का प्रीमियम रहेगा उसका। फिर जो एडवर्टीजमेंट का कॉपी है वो फाइल करो विद रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास फाइल करो वो कॉपी। और रुको, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो कॉपी है, ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट जो डायरेक्टर्स ने साइन किया था, वो कॉपी रजिस्ट्रार के पास सपोजली तुम 1 मई को देते हो तो 30 दिन तक रुकना पड़ेगा। 30 दिन रुकने के बाद तुम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर सकते हो। लेकिन यदि तुमने डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में ट्रस्ट डीड का एग्रीमेंट बनाया है तो तुमको और 7 दिन, मतलब ये 30 दिन के बाद डिबेंचर ट्रस्टी के साथ जो ट्रस्ट डीड होता है उसके 7 दिन बाद तुम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। मतलब देखा जाए तो रजिस्ट्रार के पास 30 दिन का फाइन करो, फिर 7 दिन यदि सिक्योर डिबेंचर है तो ट्रस्ट डीड तुमने किया होगा एग्रीमेंट, उसके 7 दिन के बाद तुम फाइल कर सकते हो। लेकिन सिक्योर बहुत कम रहते हैं, तो ऐसे एज्यूम करो रजिस्ट्रार के पास जब तुम सबमिट करते हो एडवर्टीजमेंट, उसके 30 दिन के बाद तुम एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर देने में फ्री हो। तुमको पब्लिक में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। एक इंग्लिश पेपर, 2 न्यूज़पेपर होगा, एक इंग्लिश और एक वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर मतलब महाराष्ट्र में वर्नाक्युलर क्या है, मराठी, ठीक है ना। इफ बैंगलोर साइड जाओगे तो आई थिंक कन्नड़ा है, वेस्ट बंगाल साइड जाओगे तो बंगाली न्यूज़पेपर है, गुजरात साइड जाओगे तो गुजराती पेपर है। सो एक इंग्लिश स्टैंडर्ड तो होगा वो टाइम्स ऑफ इंडिया, और एक होगा लोकल पेपर। ऐसे 2 पेपर जिसका वाइड सर्कुलेशन है वहां पे, इन द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। अब सीधा हिसाब है, मेजॉरिटी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में रहता है, तो एक एडवर्टीजमेंट होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक होगा लोकमत या दिव्य मराठी या लोक सत्ता या सकाळ, ठीक है ना। भ्रमर, भ्रमर में तो नहीं होगा, देशदूत। कंपनी का चॉइस है दूसरा मराठी कौन से पेपर में ऐड करना चाहते हैं। हालांकि लोकमत थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लोग सकाळ और गांवकरी जिसमें कॉस्ट कम है वहां पर करते हैं। जैसी एडवर्टीजमेंट तुमने पब्लिक कर दिया, ठीक है, मतलब तुमने जो एडवर्टीजमेंट है वो पब्लिक के 2 न्यूज़पेपर में कर दिया, तुम ये एडवर्टीजमेंट साइमल्टेनियसली तुम्हारे वेबसाइट में अपलोड कर दोगे। मतलब जो जो लोग ने देखा नहीं है, क्योंकि सपोजली मैं तो न्यूज़पेपर लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि इतना नेगेटिव न्यूज रहता है उसमें, तो मैं न्यूज़पेपर लेता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट बिजनेस चैनल में जो सब्सक्राइब किया हूँ उसमें भी जब भी देखो ना कोरोना का ही न्यूज, पॉजिटिव न्यूज, बिजनेस की न्यूज मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्या चल रहा है देश में। लेकिन बिजनेस चैनल में भी ये लोग को प्रायोरिटीज ही समझ दे रहा है। ये लोग बोलते हैं ना कोरोना कोरोना, सोल्यूशन उस पे ही पड़े हुए हैं, सॉल्यूशन से ज्यादा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। सो एडवर्टीजमेंट तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो फिर वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे तुमने एडवर्टीजमेंट दिया, उसका वैलिडिटी मैंने बताया था। आज तुम एडवर्टीजमेंट देते हो
तो ये फाइनेंशियल ईयर का एंड कब है? 31 मार्च 2022। उसके बाद 6 महीना मतलब सितंबर 30 2022 तक का ये एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी होगा। अब लोग तुमको पैसा देना शुरू करेंगे, तो लोगों से पैसा लो। तुमने ऑलरेडी बैंकर अपॉइंट किया है जो तुम्हारा पैसा रिसीव करेगा। सो जैसे बैंकर तुमको इन्फॉर्म करता है पैसा आया, तुम डिपॉजिट रिसीट दोगे 21 डेज के अंदर। ठीक है, जो भी तुमको पैसा मिला 21 डेज के अंदर तुम डिपॉजिट रिसीट दोगे, और पैसा मिलने के 30 दिन के अंदर तुम चार्ज क्रिएट करोगे। चार्ज मतलब तुम गिरवी रखोगे लैंड या बिल्डिंग या मशीनरी। याद रखो, जो गिरवी रखोगे वो टेंजिबल एसेट्स में होगा। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इस पे तुम गिरवी नहीं रख सकते। कोई तो टेंजिबल होना चाहिए, जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, तभी वो वैलिड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये हो गया, तुमने चार्ज और एसेट्स भी कर दिया। और एक और चीज खास तुमको ख्याल रखना है कि तुमको जैसे ही पैसा मिला, बैंकर तो इन्फॉर्म करेगा तुमको। तुमको फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म्स भी मिलेगा जिसमें डिक्लेरेशन भी होगा डिपॉजिट होल्डर का कि उसने सेविंग्स में से दिया है, कर्जा नहीं लिया है, कर्जा नहीं लिया उसने। तो तुम 21 डेज के अंदर डिपॉजिट रिसीट दोगे। अब वो वाली बात है, बीवाईकी कॉलेज तुमको फी रिसीट देता है, फी रिसीट के 7 दिन के अंदर लाइब्रेरी में रजिस्टर में नोट करना चाहिए, वो वाली बात है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे ही तुमको डिपॉजिट रिसीट दिया, उसके 7 दिन के अंदर सारा डिपॉजिट होल्डर्स का नाम, पैन कार्ड, नॉमिनी, पैसा कितना दिया, वो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स पे मेंशन होगा। ये रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होगा। और जो सेक्रेटरी को कंपलसरी इसमें जो इंफॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है ना, वो मेंशन करना पड़ेगा। द एंट्रीज हैव टू बी वेरीफाइड बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर, नॉर्मली डायरेक्टर वेरीफाई कर देगा। ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही तुमने रजिस्टर मेंटेन किया, उसके बाद जैसे 30 जून आएगा तो रिटर्न फाइल करो। हर साल 30 जून को रिटर्न फाइल करना है। उसमें तुमको बताना पड़ेगा कितना पैसा आया, कितना रिटर्न करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने डिपॉजिट होल्डर्स है, ये सारा इंफॉर्मेशन तुमको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे खत्म होता है। एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। पहले क्या होगा? बोर्ड मीटिंग। कितने रेजोल्यूशन पास होंगे? 2। क्या होगा उसमें? पहले रेजोल्यूशन में कि पब्लिक डिपॉजिट रेज करना है। दूसरा क्या होगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स कंफर्म करेंगे जो डिसीजन डायरेक्टर्स ने लिया है पब्लिक डिपॉजिट रेज करने का, उसका फाइन, जैसे लर्निंग लाइसेंस है, परमानेंट तो शेयर होल्डर्स ही करेंगे। फिर ईजीएम बुलाया जाएगा। ईजीएम जिस दिन होगा उस दिन शेयर होल्डर्स आएंगे, वो लोग वोट करेंगे। 75% वोटिंग लगता है, वो लोग वोट करेंगे। वोट करने के 30 दिन के अंदर ये स्पेशल रेजोल्यूशन जाएगा किसके पास? किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। यदि तुम फॉरेन से पैसे ले रहे हो तो आरबीआई और फेमा के भी कायदे लागू होंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 लागू होगा, जहां पे तुम वापस से बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, क्योंकि ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट तैयार करना पड़ेगा। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट को हर एक डायरेक्टर साइन करेगा। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट कानून के हिसाब से होना चाहिए कि कितना डिपॉजिट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन, कब लौटाओगे, ये सब कोई केस चल रहा है कि नहीं, कंपनी के 2-3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब कायदे के हिसाब से बताना पड़ेगा। नाउ जिससे एडवर्टाइजमेंट तुमने प्रिपेयर कर लिया तो पैसा आने का उम्मीद है भविष्य में, तो तुमको बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, तुमको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा, तुमको डिपॉजिट इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। बोलते ना, वो वाली बात है। तुम कॉलेज में एडमिशन लोगे तो तुमको आई कार्ड लगेगा। फिर तुमको लाइब्रेरी का, जैसे हमारे टाइम में वैसे लाइब्रेरी का अलग से तो नहीं था, आई कार्ड से ही हो जाता था। लेकिन जैसे तुम गाड़ी खरीदते हो तो आरसी बुक होती है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस अलग से होता है, फिर गाड़ी का इंश्योरेंस अलग से होता है। उसी प्रकार से कंपनी को बैंकर्स अपॉइंट करना पड़ता है, फिर क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कराना पड़ता है। नाउ कंपनी तैयार है, रजिस्ट्रार के पास कॉपी फाइल कर दो। किस चीज का? ये ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट का। 30 दिन वेट करो, उसके बाद तुम एडवर्टाइजमेंट इशू कर सकते हो 2 न्यूज़पेपर में। जिस स्टेट में
कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट में इंग्लिश पेपर और एक मराठी पेपर में, ठीक है। और यदि सिक्योर्ड है तो 30 दिन के बाद तुमने यदि जो ट्रस्टीज है डिपॉजिट के, उनके साथ तुमको एग्रीमेंट करना पड़ेगा जिसको ट्रस्ट डीड बोलते हैं। एग्रीमेंट के 7 दिन बाद तुम एडवर्टीजमेंट करो। जैसे एडवर्टीजमेंट किया तुम एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके रखो, लोग आएंगे तुमको पैसा देने, एप्लीकेशन फॉर्म में डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। बैंकर पैसा रिसीव करेगा, फिर तुम 21 डेज के अंदर उनको रिसीट दे दो, और 21 डेज रिसीट देने के 7 दिन के अंदर तुम रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स में सारा एंट्री पोस्ट करो। और जो 30 दिन के अंदर डिपॉजिट जो पैसा आने बोलते ना, जैसे तुमको डिपॉजिट का पैसा आया उसके 30 दिन के अंदर तुम जो गिरवी रखने वाली संपत्ति है उसमें चार्ज क्रिएट करो, मतलब हाँ हम ये गिरवी दे रहे हैं, और लास्ट में रिटर्न फाइल करो 30 जून तक। क्या सबको ये क्लियर हुआ? कंफर्म करो, सबको क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर।